नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी और इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और आज मुद्दे की बात में बात करेंगे महागठबंधन की, इंडिया ब्लॉक की और विधानसभा के इन चुनावों की। आज के इस पॉडकास्ट में आपको मैं बताऊंगी कि कैसे महागठबंधन जो है इन विधानसभा के चुनावों में उसका स्वरूप जो है वो बिखरता हुआ दिख रहा है और राज्य दर राज्य हर राज्य में इंडिया गठबंधन में फूट जो है वो नजर पड़ती हुई आ रही है। अब हालांकि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कहते हैं कि जो इंडिया ब्लॉक का गठन किया गया था वो मोटा मोटी लोकसभा चुनाव के लिए किया गया था। ऐसे में राज्य के पर्सपेक्टिव में उसको देखना गलत है, ये अक्सर इंडिया ब्लॉक के नेता जो हैं वो कहते हैं। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे विधानसभा के चुनावों में तो ये लगता है कि इंडिया ब्लॉक जो साथ मिलकर के चुनाव लड़ा 2024 का, काफी मीटिंग्स हुई, जॉइंट कैंपेनिंग, रैलीज, तमाम चीजें हुई, वो इंडिया ब्लॉक के तमाम जो घटक दल हैं वो एक दूसरे के सामने हर स्टेट में जो है वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। केरल तो एक ऐसा राज्य जरूर है जहां पर लेफ्ट और यूडीएफ, एलडीएफ और यूडीएफ की जो लड़ाई है वो दशकों पुरानी लड़ाई है। तो एक ऐसा राज्य तो है जहां पर ट्रेडिशनली समझ में आता है कि कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक का एक और जो पार्टनर है लेफ्ट, वो आमने सामने हो, क्योंकि ये ट्रेडिशनल दशकों का जो है चलन है। लेकिन बाकी राज्यों में जो है वो इंडिया ब्लॉक के जो पार्टनर्स हैं वो आमने सामने खड़े हैं। उससे इंडिया ब्लॉक के अस्तित्व पर ही काफी सारे सवाल जो हैं वो खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या इंडिया ब्लॉक जो 2024 में मजबूती से चुनाव लड़ता हुआ नजर आया वो बिखर रहा है और आगे इस ब्लॉक का क्या होगा। बहरहाल लोकसभा की जहां तक मैं बात करूं तो वहां पर, या संसद की जहां तक बात करें, वहां पर इंडिया ब्लॉक आपको जरूर साथ नजर आता है। तमाम इंडिया ब्लॉक की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में बैठक होती है, उसमें इंडिया ब्लॉक के तमाम जो सांसद हैं वो आपको साथ नजर आते हैं। तमाम जो प्रोटेस्ट हैं उसमें भी इंडिया ब्लॉक के सांसद आपको मकर द्वार पर साथ ही प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब बात विधानसभा चुनावों की है, 2025 के विधानसभा चुनावों, 2026 के विधानसभा चुनावों की, तो इंडिया ब्लॉक का जो स्वरूप है वो हर राज्य में बिखरा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेट है जहां पर बैटल जो है वो एकदम हाई स्टेक बैटल है। ममता बनर्जी अपना किला एक बार फिर से बचाने की कोशिश कर रही हैं। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी है। तो अक्सर कहता है इंडिया ब्लॉक के बीजेपी को रोकना उनका जो है वो मेन मकसद है। लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अकेले लड़ाई लड़ रही हैं और उसके अलावा कांग्रेस और वाम दल जो हैं वो अलग है। एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने कभी वाम दलों के साथ अलायंस किया तो फिर टीएमसी के साथ भी अलायंस में रही। लेकिन इस बार 2026 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी एकदम एकला चलो की रणनीति पर चुनाव लड़ रही है पश्चिम बंगाल में। तो वहीं लेफ्ट और टीएमसी भी अलग अलग दिख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही ममता बनर्जी ने या उनकी पार्टी की तरफ से इस तरह के इंडिकेशन आने लग गए थे कि वो विधानसभा में कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगी। और टीएमसी के नेताओं से आप बात करें, या ममता बनर्जी ऐसा खुलकर भी कह चुकी हैं, फरवरी 2026 में ही उन्होंने बहुत एक तरीके से तस्वीर साफ कर दी थी कि कांग्रेस एक बैगेज है, उसको लेकर के वो नहीं चलना चाहती हैं विधानसभा के चुनाव में। और लिहाजा पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव में 294 सीटों पर अगर आप देखेंगे तो बैटल जो है उसमें कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी जो है और तृणमूल कांग्रेस, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट जो है फील्ड करेगी। कांग्रेस पार्टी ने तो ममता बनर्जी तक के खिलाफ जो है वो अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में पश्चिम बंगाल से उतारा है। तो वहीं इस बार कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी, और ताकि पार्टी बेहतर करे चुनाव में, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम बड़े चेहरों को इस बार लंबे अरसे के बाद, 3 दशक के बाद अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता को विधानसभा के चुनावी मैदान में उतार दिया है। और ये एक ऐसा चुनाव है जो ममता बनर्जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, जहां पर वो एक बार फिर से कोशिश कर रही हैं 3 टर्म्स के बाद कि चौथी बार वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो। तो पश्चिम बंगाल की कहानी ये है। लेफ्ट, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, ये तीनों जो घटक दल हैं इंडिया ब्लॉक के, ये पूरे बिखरे हुए दिखते हैं और अलग अलग एकला चलो की रणनीति पर ये तीनों ही राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल में विधानसभा का ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण राज्य है केरल। केरल तो एक ऐसा राज्य है जहां पर ट्रेडिशनली यूडीएफ और एलडीएफ की राजनीति की धाराएं अलग रहीं
और वहां पर कभी लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी का अलायंस जो है वो हुआ नहीं। तो लिहाजा केरल का तो ये जिस तरह से अलग है दोनों पार्टीज, वो समझ में आता है, क्योंकि वो कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। एक पुरानी जो आइडियोलॉजिकल बैटल है इन दो फ्रंट्स के बीच में, वो चलती आ रही है। इसके अलावा एक और राज्य जहां पर आसाम, जहां पर इस बार कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लड़ाई है। 10 साल का आसाम में बीजेपी का रूल है और इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है कि वो अपनी सरकार असम में बना पाए। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, और हेमंत सोरेन भी जो जेएमएम जो है वो एक घटक दल है इंडिया ब्लॉक का, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में 18 सीटों पर हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने अपने उम्मीदवार आसाम में उतारे हैं। ये अपर आसाम के इलाके हैं जहां पर चाय बागान में काम करने वाले मजदूर रहते हैं, जिनकी जनसंख्या लाखों में है। और अगर आप देखेंगे तो डिब्रूगढ़ में जो है वो हेमंत बिश्व शर्मा रैली भी कर रहे हैं। यहाँ पर माना जाता है, अगर आसाम में देखा जाए तो काफ़ी सारे जो झारखंड से माइग्रेट होकर ट्राइबल पॉपुलेशन इन चाय बागानों में काम करती है, फिर चाहे वो संथाल हो, चाहे फिर वो मुंडा हो या फिर उराव हो, ये तमाम जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इनकी अच्छी खासी जनसंख्या झारखंड के इन माइग्रेटेड ट्राइबल्स की आसाम में है। और ऐसे में अपर आसाम की 18 सीटों पर हेमंत सोरेन अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वो बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी जरूर करेंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ उनका चुनाव न लड़ना जरूर इंडिया गठबंधन की जो रणनीति है उस पर सवाल खड़े करता है। अब जिस तरह से, हालांकि केरल की बात मैं कर चुकी हूँ, लेकिन केरल में भी चलिए लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस है, आमने सामने लड़ रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव जिसके साथ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा बिहार का विधानसभा के चुनाव में, कांग्रेस और राजद ने बिहार में एक साथ चुनाव लड़ा, वही तेजस्वी यादव अब केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवारों के लिए चुनावी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के साथ वहां पर तेजस्वी खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हैं। 3 दिन का उनका कार्यक्रम लगा है, केरल के अलग अलग इलाकों में जो है वो जा रहे हैं। खासतौर से मालाबार का जो इलाका है वहां पर तेजस्वी यादव के तमाम कार्यक्रम लगे हैं। तो जो एकता बिहार में दिखी, जो एकता दिल्ली में दिखती है राजद और कांग्रेस की, वो एकता कहीं ना कहीं केरल में जाकर के खत्म सी हो जाती है, जब राजद जो है वो लेफ्ट फ्रंट को सपोर्ट करने के लिए उनके जो बड़े नेता हैं वो वहां पर रैली करते हुए नजर आते हैं या उनके लिए कैंपेनिंग करते हुए, उनके लिए वोट मांगते हुए नजर आते हैं। तो इधर हेमंत सोरेन जो हैं वो भी ट्राइबल पॉपुलेशन में अकेले 18 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला जो है उन्होंने किया। और हालांकि वोट, क्योंकि हेमंत सोरेन का क्या बेस वहां पर, हालांकि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसकी जनसंख्या काफ़ी है वहां पर, और जो झारखंड से माइग्रेटेड पॉपुलेशन है वो काफ़ी उसकी जनसंख्या है, उनकी रैलीज में भीड़ भी आ रही है। लेकिन वोट के स्तर पर कितना डेंट हेमंत सोरेन मार पाएंगे या किस तरह की उनकी पॉलिटिक्स होगी, ये तो चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। बहरहाल उनका चुनाव लड़ना अलग से ये भी जो है सवाल खड़े करता है कि क्यों आखिर इंडिया ब्लॉक जो है वो इकट्ठा नहीं दिख पा रहा है इस विधानसभा के चुनाव में। इसके बाद तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है और पुदुचेरी, ये दक्षिण भारत के 2 महत्वपूर्ण राज्य, एक यूनियन टेरिटरी और एक राज्य। तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी का अलायंस जो है डीएमके के साथ बहुत पुराना अलायंस है, और इस बार जिस तरह से रशाकशी देखने को मिली डीएमके और कांग्रेस के बीच में, वो थोड़ी अनप्रेसिडेंटेड थी। इनफैक्ट डीएमके ने, कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार 25 सीटें कांग्रेस पार्टी को लड़ने के लिए पिछली बार विधानसभा के चुनाव में डीएमके द्वारा दी गई थी, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के 18 उम्मीदवार जीत करके विधानसभा पहुंचे थे। और इस बार 2026 के विधानसभा चुनावों में इन 18 में से 2 सीटें ऐसी हैं जो जहां पर सिटिंग कांग्रेस के एमएलए हैं, लेकिन वो सीट जो है वो डीएमके को चली गई है। जैसे विरुताचलम की एक सीट है और तेनकासी की एक सीट है। विरुताचलम जो है वो डीएमडीके को दे दी गई है, जो कि एक नया अलायंस पार्टनर है डीएमके का तमिलनाडु में, और तेनकासी जो सीट है वो डीएमके को चली गई है, डीएमके को दी गई है। यानी 2 कांग्रेस के सिटिंग विधायकों की जो सीट है वो अनाउंस कर दी गई है डीएमके के द्वारा। हालांकि
तमिलनाडु में चुनावी शोरगुल शुरू हो चुका है। तमाम राजनीतिक दल जो हैं, खासतौर से जो द्रविडियन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका कैंपेन शुरू हो गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लिस्टें अभी आनी तमिलनाडु की बाकी हैं। तो तमिलनाडु में काफ़ी माथापच्ची जो है वो डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी की हुई। कांग्रेस का एक धड़ा ऐसा माना जाता है कि चाहता था कि टीवी के जो एक्टर विजय की पार्टी टीवी के है उसके साथ अलायंस किया जाए, और एक धड़ा जो है वो काफ़ी वोकल दिखा, जो बार बार डीएमके के साथ सीट शेयरिंग के अलावा पावर शेयरिंग की बात करता हुआ दिखा। और तमाम कांग्रेस के कई नेताओं ने, इसलिए आप देखेंगे कि नॉमिनेशन के आते आते तक भी जो है कई जगहों पर जो है वो बातचीत सीट शेयरिंग को लेकर के रशाकशी जो है वो चलती रही। और डीएमके ने फिर बहुत ज़्यादा एक तरीके से टसल के बाद दोनों के बीच में 28 सीटें कांग्रेस पार्टी को ऑफर की, और इसके अलावा एक राज्यसभा की सीट कांग्रेस को डीएमके के द्वारा दी गई। अब ऐसा बताया जाता है कि डीएमडीके या जो बड़ा किया है डीएमके ने अपने इस कुनबे को अलायंस के, वो एक मैसेजिंग कांग्रेस पार्टी को भी वो इसके जरिए देना चाहते थे। तो ये एक तरीके से डीएमके के साथ अलायंस जरूर कांग्रेस पार्टी का हुआ, लेकिन डीएमके, अब कांग्रेस के नेता कहते हैं कि डीएमके सत्ता शेयर नहीं करती कांग्रेस पार्टी के साथ। जबकि यूपीए की सरकार बनती है तो डीएमके के साथ सत्ता शेयर, डीएमके जो है वो कैबिनेट का हिस्सा बनती है, उनको मंत्रिमंडल दिया जाता है। और कांग्रेस के नेताओं का एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि भाई इससे कांग्रेस पार्टी जो है वो तमिलनाडु में कमज़ोर होती है, क्योंकि आप सिर्फ बाहर से सरकार को समर्थन देते हैं, आप सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं, तो आप डेवलपमेंट से लेकर के तमाम चीज़ें अपने संगठन को बिल्ड उतने सशक्त तरीके से नहीं कर सकते जिसने सशक्त तरीके से किया जाना चाहिए। ये थॉट प्रोसेस कांग्रेस के लिहाज से, उनके संगठन की मजबूती के लिहाज से ठीक है, लेकिन इसके लिए एक लंबी प्लानिंग की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चुनाव से महज महीने 2 महीने पहले आप अपनी रणनीति में एकदम चेंज करने का सोचें और फिर आप अपने अलायंस पार्टनर के पास जाकर के असर्ट करने की कोशिश करें। इसके लिए फिर आपको बहुत पहले से होमवर्क करके काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि चुनावी टाइम में आकर के आप असर्ट करें या आपको ये सारी चीज़ें आएँ कि भाई हमको पावर शेयरिंग चाहिए या हमारा संगठन जो है वो इससे मजबूत नहीं हो पा रहा है। तो जिस तरह से 11th आवर में या लास्ट टाइम में जो ये रशाकशी चली कि भाई अब बात हो रही है, अब बात नहीं हो रही है, अब सीटें जा रही हैं, अब नहीं मिल रही हैं, इससे एक बड़ी ख़राब मैसेजिंग गई। तो जो 28 सीटें इस बार कांग्रेस को दी हैं, अब उसमें कई लोग बताते हैं, जो जानकारों से अगर आप बात करें या कांग्रेस के कई नेताओं से भी अगर आप बात करें, तो 2 सीटें सिटिंग जो थी वो नहीं दी गई। और इसके अलावा जो सीटें कांग्रेस को ऑफर की गई हैं डीएमके की तरफ से, वो सीटें ऐसी हैं जहां पर जो एआईडीए का, डीएमके का स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, या जो सीटें जहां पर कांग्रेस का जीतना बेहद मुश्किल है। इसी तरह का जो है अलायंस पिछली बार के विधानसभा चुनाव में बिहार में भी हुआ था, जब कांग्रेस पार्टी को लड़ने के लिए तो 70+ सीटें दी गई थी, लेकिन वो सारी ऐसी सीटें थी जहां पर आरजेडी का जीतना असंभव था, जो बहुत ही मुश्किल अर्बन सीट्स, इस तरह की सीट्स थी। अब लगभग कहा जा रहा है कि इसी तरह की सीट्स तमिलनाडु में भी कांग्रेस को डीएमके जो है ऑफर कर रहा है। और ग्रास रूट लेवल पर कैसे ये जो लास्ट मोमेंट पर जो एक बिटरनेस आई दोनों ही पार्टीज के रिश्ते में, ये देखना होगा कि चुनावी मैदान में किस तरह का होता है। क्या जो क्योंकि जब अलायंस में आप चुनाव लड़ते हैं तो बड़ा ज़रूरी होता है कि सामने वाली पार्टी का काडर और आपका काडर जो है उसके बीच में समन्वय हो, ताकि चुनावी मैदान में जाकर के आप जीत सकें। अब देखना होगा ये जो बिटरनेस दिखी इन टर्म्स ऑफ सीट शेयरिंग, वो कितना इम्पैक्ट करेगी चुनावी नतीजों को। दूसरा एक और राज्य है पुदुचेरी, यहाँ पर भी लास्ट मिनट तक, इनफैक्ट नॉमिनेशन के लास्ट दिनों तक, शुरू होने के पहले तक भी बहुत रशाकशी यहाँ पर हुई। और यहाँ पर भी कई ऐसी सीटें हैं जो जहाँ पर अभी पुदुचेरी में भी 6 सिटिंग कांग्रेस के जो जिन सीटों पर एमएलएज हैं, वहाँ पर डीएमके ने अपने जो उम्मीदवार हैं वो अनाउंस कर दिए हैं। यानी कांग्रेस की सिटिंग सीट्स पर डीएमके ने अपने उम्मीदवार जो हैं अनाउंस कर दिए हैं। वीसीके जो कि एक इंडिया ब्लॉक का अलायंस पार्टनर है, वो अलग 3 सीटों पर पुदुचेरी में चुनाव लड़ रहा है। बहुत ही छोटा राज्य है, महज 30 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है काफ़ी जो
जो मतभेद हैं वो आपको फोरफ्रंट पर आते हुए दिखेंगे इस अलायंस के बीच में, चाहे फिर वो वीसीके का अलग चुनाव लड़ना हो, फिर चाहे कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलएज हैं उन पर डीएमके का अपने कैंडिडेट्स अनाउंस करने का फैसला हो। तो कुल मिलाकर के ये जो डिसअरे है एक तरीके से इंडिया ब्लॉक के खेमे में विधानसभा के चुनाव से पहले, ये जरूर एक जो है कंसर्न का विषय तमाम जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं उनके लिए होगा। लेकिन अब ऐसा भी माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है और एक ग्लू का काम इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस ही करती है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो सबको लेकर साथ में चले, क्योंकि सेंटर में कांग्रेस पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी है। और बहुत कुछ राष्ट्रीय राजनीति की अगर बात करें तो ये तमाम दलों का साथ जो है राष्ट्रीय राजनीति में एक बुके बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को इन तमाम राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ती है। लेकिन विधानसभा के चुनावों में जब यही खेमा बिखरा दिखता है तो इससे ऑपोजिशन की एकता और रणनीति पर भी जो है वो सवाल खड़े होने लगते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि किस तरह के चुनावी नतीजे इस विधानसभा के चुनाव में आते हैं। विपक्ष का खेमा जरूर जो है हर राज्य में बटा हुआ देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी विधानसभा के चुनाव के इन नतीजों से क्या मिलता है, इंडिया ब्लॉक अगर जीत करके आते हैं इंडिया ब्लॉक के पार्टनर्स, तो किस तरह का संदेश या मैसेजिंग उससे जाएगी, ये तमाम चीज़ें जो है चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन ये जो बिखरा हुआ कुनबा इंडिया ब्लॉक का लगता है विधानसभा के चुनाव में, ये कहीं ना कहीं सवाल तो ज़रूर खड़े करता है कि ये किस तरह की रणनीति है कि आप एक जगह तो साथ दिखते हैं और फिर दूसरी जगह आप बिखरे हुए दिखते हैं। आप लोकसभा में साथ दिखते हैं और विधानसभा में आप कहते हैं कि हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं और हमारी लड़ाई जो है वो अलग है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।